बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थीसिस या रिसर्च पेपर का ड्राफ्ट या मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर लिया है, उसमें इंग्लिश को कैसे मिनटों में इम्प्रूव कर लिया जाए। हम इस सिलसिले में 3 टिप्स पर बात करेंगे। करेक्ट एंड इफेक्टिव राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट for success in the purpose for which you have creating your draft or manuscript. And secondly, you need more than grammar for scientific or technical writing. पहला टिप, आप एक प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर या इंग्लिश एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? पहली चॉइस और एक इफेक्टिव चॉइस के तौर पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्री वर्जन ऑफ MS वर्ड एड इन ऑफ ग्रामरली। ये ग्रामरली सॉफ्टवेयर है जो कि grammarly.com पे फ्री वर्जन भी और कमर्शियल वर्जन भी अवेलेबल है। इसके अलावा प्रो राइटिंग एडिटर दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड एनालिसिस इज आल्सो फ्री फॉर 14-day ट्रायल। इसके अलावा वाइट स्मोक, जिंजर, ह्यूमिंगवे एडिटर, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन जिस तरह मार्केट में मौजूद बहुत सारी कारों के फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं, कॉन्स एंड प्रोज हर एक के अपने हैं। सिमिलरली इन सॉफ्टवेयर्स के भी अपने कॉन्स एंड प्रोज हैं। अलबत्ता ग्रामरली सॉफ्टवेयर काफ़ी रीजनेबल है। इसके लिए आप गूगल में ग्रामरली फॉर वर्ड लिख लीजिए, सामने ये grammarly.com की साइट आ जाएगी। ये मेन ऑफिशियल साइट है। इस पे ये MS ऑफिस प्लगइन पे क्लिक कर लें या ग्रामरली फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसमें गेट इट फॉर विंडोज़ इस पे क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोडिंग ग्रामरली फॉर MS ऑफिस, 2 मिनट्स लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट। इसका साइज़ 14 MB है। ये डाउनलोड हो जाएगा और इसकी एक्जी फाइल पे आप डबल क्लिक करके उसे रन कर लीजिए और अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर लीजिए। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको अपने MS वर्ड में जो ऊपर ये टैब्स मौजूद होती हैं, इसमें एक टैब आपको ग्रामरली की भी नज़र आ रही होगी। और जब आप इसको क्लिक कर दिया करेंगे तो अपने ड्राफ्ट के साथ साथ साइड पर एक बार में आपको एरर्स नज़र आ रही होंगी। ये ब्लू लाइंस भी कहीं कहीं हैं, रेड भी हैं। ये फॉर एग्जांपल एक और ड्राफ्ट है आपके सामने। अब इसमें ये देखिए रेड निशान और ग्रीन और ब्लू लाइंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, विच इवॉल्व्ड, ये बता रहा है कि विच के बजाय बेहतर है कि दैट इवॉल्व कर लीजिए इसे। इन डाटा ये कॉमा नहीं आना चाहिए था। माउस पे क्लिक करें तो बताते हैं कि ऐड एन आर्टिकल, तो इससे पहले हम दा चले मेंशन कर देते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे। इन अ रीजनेबल वे, लॉजिकली या रीजनेबली, दैट्स एनफ। द ट्रेनिंग, ये बता रहे हैं कि कैपिटल या स्मॉल जगह जगह मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहा है, आप एक पैटर्न रखें। वो डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। यहाँ हमें स्मॉल चाहिए, हम स्मॉल ही रखेंगे। मीन्स ये कि बहुत सारी आपको ऑप्शंस देंगे और चीज़ें हाईलाइट करेंगे। अगर वो रीज़नेबल हैं तो हम उन्हें चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम इसे इग्नोर कर देंगे। ETC डॉट डॉट 2 दफ़ा आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये कहना चाह रहा है कि ET से पहले कॉमा आना चाहिए। अब ये 2 फुल स्टॉप्स हैं, Y2 एक काफ़ी होगा। नेव बायस, स्पेलिंग क्लिक नहीं कर रहा, बायस ही क्लिक नहीं कर रहा। बेस एट द डाटा, ये कॉमा नहीं आना चाहिए। मीन्स है कि आपको ये तरह तरह की इंप्रूवमेंट्स बताएगा, तो आप उसे चेक करेंगे उस पर क्लिक करके साइड पे जाके ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो कभी कभी ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ करती और कभी ये एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह से आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टिप, वर्ब टेंसेज इन ड्राफ्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स। आप कौन से टेंस इस्तेमाल करें? आप जो भी टेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर आपको उसकी करेक्शन बता देगा, लेकिन किस मौके पे कौन सा टेंस यूज़ करना ये आपकी अपनी चॉइस होगी। इसके लिए कुछ रूल्स सिंपल याद कर लीजिए, जहन में बिठा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो आपके ड्राफ्ट में इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होगा उसमें अमूमन प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है उन फैक्ट्स के लिए जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हों। अभी हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी प्रीवियस वर्क को रेफर कर रहे हैं, किसी और साइंटिस्ट के स्पेशली या उसके मेथड्स को, तो उसके लिए आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। और ऐसा प्रीवियस वर्क जो कि करंटली भी प्रीवेलेंट है, आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। यूज़ द प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्लेन योर वर्क इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। जो आपका काम है उस ड्राफ्ट में जिसके बारे में आपने रिपोर्ट या थीसिस लिखा है, उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करें। When presenting conclusions, use the present tense. इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश्ड है।
इसमें नोट करें कि ये जो फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैसन फ्लूइड इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इंट्रोड्यूस्ड बाय कैसन, इज अ, अब ये प्रेजेंट आ गया, कैसन फ्लूइड इज अ shear थिनिंग लिक्विड, तो यहां पे प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। लेकिन इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ही जब आप किसी और के काम को रेफर करते हैं तो उसमें पास्ट टेंस यूज किया गया है। सिद्दीकी स्टडीड ब्लड पल्सेशन, फ्रेडरिक्सन डिस्कस्ड द स्टेडी फ्लो। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस किसी और काम के लिए यूज करते हैं। लेकिन जहां फिर आप अपने काम की तरफ आते हैं, वी कंसीडर आ नॉन न्यूटोनियन, अब ये आथर यहां पे प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, टू ऑब्टेन द डायमेंशनलेस फॉर्म फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड। अब जो भी सारी बात होगी इस काम के बारे में, जिसके बारे में रिपोर्ट है या पेपर है ये, तो वो काम प्रेजेंट टेंस में पेश किया जाएगा। फाइनली कंक्लूजन में भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। इसके बारे में एक स्टडी बताती है कि कोई भी रिसर्च पेपर्स या थीसिस आप स्टडी करते हैं तो उसमें 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेंसेस कौन से हैं। एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टिप 3, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन राइटिंग। मैं टिप्स दोहरा दूं, पहला टिप था कि आप कोई प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर लें या इंग्लिश एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर लें अपने ड्राफ्ट में से मिस्टेक्स ढूंढने के लिए और इंप्रूवमेंट की सजेशंस लेने के लिए। टिप 2 ये है कि आप टेंस कौन सा यूज करेंगे, उस पर हमने बात की है। तो अमूमन सिंपल पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ड्राफ्ट्स में आमतौर पे ज्यादा यूज किया जाता है। टिप 3, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन राइटिंग, यानी आप जैसा भी आप रूल्स डिसाइड करें लिखने के लिए, आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी हेडिंग स्टाइल रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये स्टाइल रखा दिस एच कैपिटल स्टाइल या एच स्मॉल है, एस स्मॉल है, तो उसमें कंसिस्टेंट रहें। आप थ्रू आउट डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज और स्टाइल कंसिस्टेंट रखें। हेडिंग्स का स्टाइल क्या हो, मेन मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट उसका साइज क्या हो, टेबल्स कैसे बनाने हैं, उनकी कैप्शंस कैसे हों, फिगर्स के कैप्शंस क्या हैं, ये कोशिश करें कि भरपूर तरीके से कंसिस्टेंट हों। अगर आप ए कोमा बी कोमा एंड सी लिख रहे हैं तो पूरे ड्राफ्ट में ऐसे ही लिखें। और अगर आप कॉमे के बगैर लिख लें, यानी ब्रिटिश स्टाइल में, ये स्टाइल अमेरिकन है और ये स्टाइल ब्रिटिश है, तो आप कोई एक स्टाइल फॉलो करें। यानी जहां भी लिस्टिंग होगी चीज़ों की, वहां पे एंड से पहले कोमा लगाना है या नहीं लगाना, ये आप एक स्टाइल रखेंगे। बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट, जो आप डैश या हाइफन यूज करते हैं उनका स्टाइल कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप अपने ड्राफ्ट में एब्रीविएशंस या एक्रोनिम यूज कर सकते हैं, तो उसका तरीका यह है कि जब फर्स्ट टाइम वो अपीयर हों तो वहां पे आप एब्रीविएशन या एक्रोनिम डिफाइन कर लें, उसके बाद थ्रू आउट डॉक्यूमेंट में उसे कंसिस्टेंटली यूज कर लें। ऐसा ना हो कि आप बार बार स्विच कर रहे हो, कभी कंप्लीट बात के ऊपर, कभी एब्रीविएशन के ऊपर। साइटेशन या रेफरेंसेस स्टाइल जो भी आप यूज करेंगे कंसिस्टेंट हो। कास्ट इफेक्टिव, अगर ऐसा लिखना चाह रहे हैं विद डैश तो ऐसा ही लिखें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये 4 स्टाइल्स नोट कर लीजिए। ये दोनों इटालिक नहीं है, ये दोनों इटालिक हैं। इसमें बाद में कोमा है, इसमें कोमा नहीं है, तो आपने इन चारों में से कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना है। द मोस्ट सूटेबल इज फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन। आप यही स्टाइल रखें, आप इसे बदलते ना रहें, कभी कोमा लगा दिए, कभी कोमा नहीं लगाया। सिमिलरली आई के लिए और ये एट एल के लिए कौन सा मुनासिब तरीका है। पहली बात तो ये कि एट के बाद ये ईटी के बाद फुल स्टॉप नहीं आता, एल के बाद फुल स्टॉप आता है। उसके बाद कोमा लगाना है या नहीं, इटालिक करना है या नहीं, ये आप फैसला कर लीजिए। और थ्रू आउट डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट रखें। 0.5 लिखना है या 0.5 लिखना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है या 30 इसके पास स्पेस है फिर डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 स्पेस परसेंटेज है या 4 परसेंटेज विदाउट स्पेस है। अब ये बैंडविड्थ इक्वल टू 8.5 में इक्वल के अतराफ में स्पेसेस हैं या नहीं, जो भी स्टाइल आप चूज कर ले वो अपने डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट रखें। एमएल में एल कैपिटल है, स्मॉल है, कंसिस्टेंट रखें। EQ डॉट स्पेस आएगी या नहीं आएगी, ब्रैकेट्स अतराफ में आएंगी या नहीं आएंगी, ये जो भी डिसाइड करना है आपने वो एक स्टाइल डिसाइड कर लें और थ्रू आउट डॉक्यूमेंट उसे मेंटेन करें। 22,000 लिखा है विदाउट कोमा, विद कोमा या 22,000 जैसे लिखना है, एक स्टाइल कंसिस्टेंट रखें। कंसिस्टेंसी के एग्जाम्पल के लिए ये देखिएगा कि स्टूडेंट की तरफ से लिखा गया है डाटा प्रोसेसिंग 18 साइज, इसको 16 कर दिया है और ये रेफरेंसेस में फिर 18 साइज आ गया। एक हेडिंग है और एक ये सब हेडिंग।
3.1 यहाँ 12 साइज की कर दी है, यहाँ 16 साइज की। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी हेडिंग्स हैं मेन, इनका एक साइज डिसाइड कर लें, उस पर फिक्स रहें। ये जो सब हेडिंग्स हैं इनका स्टाइल एक जैसा रखें। यहाँ गैप्स हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको मैप नज़र आ जाएगा कि कहाँ कहाँ स्पेसेस डाली हुई हैं। डॉट से मुराद स्पेसेस हैं, और ये इस सिंबल से मुराद ये नेक्स्ट लाइन शुरू होती है। और ये नोट करें, ये जो एरो का निशान है टैब को प्रेस करता है। तो यहाँ स्टूडेंट ने क्या किया है, जहाँ पर दिल किया एक स्पेस लगा दी, जहाँ दिल किया 2 स्पेस लगा दी, जहाँ दिल किया फालतू स्पेसेस हैं, टैब्स दबाई हुई हैं, एंटर दबाए हुए हैं। अब ये फालतू है, पता नहीं कहाँ को जा रहा है आगे। अगर आप डिलीट करें तो ये पीछे को स्पेसेस आ रही हैं। और अब ये 16 साइज़ की हैं और अब ये 12 साइज़ की। तो अब ये स्पेसेस पता नहीं क्यों डाली हुई है इतनी ज़्यादा। तो ये नोट करें, इस तरह से आप इसे मैप भी देखकर फालतू हटा सकते हैं इसमें से। ये एक और एग्जांपल देखें कि हेडिंग्स में क्या स्टाइल रखना है। यहाँ 1.1 आ गया, इसकी हेडिंग गायब हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्टाइल रखें आप। बल्कि चैप्टर 1 है, पहली हेडिंग तो ये 1 होनी चाहिए, और इसके बाद ये चूंकि इसकी सब हेडिंग है तो ये 1.1 होना चाहिए। ये अगेन एक और सब हेडिंग आ गई है तो 1.2 होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि आप डिसाइड कर लें क्या पैटर्न रखना है, और वो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट अपना पैटर्न मेंटेन रखें। टिप्स इस्तेमाल करने के लिए अगर आप एग्री नहीं है इतनी मेहनत के लिए, तो कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपसे पेमेंट लेकर इंग्लिश एडिटिंग करके देंगे। स्प्रिंजर की, एल्सवेयर की, AGE की, एडिटेज, इनेगो, मैग्नम, बहुत सारे फ्रीलांसर भी हैं, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक फॉर एग्जांपल एमफिल का थीसिस है, उसके लिए गालबन 60-70 हज़ार पे कर दीजिए, वो आपको उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी सेट करके दे देंगे। लेकिन उम्मीद है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें स्टूडेंट को खुद ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।